हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसीबी बैंक के बारे में। बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आज आउट कर दिए हैं और जो क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट देखने को मिले हैं, ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो वीडियो में आज यानी Q2 के रिजल्ट के साथ साथ हम पिछले कुछ सालों का डेटा भी आपके लिए लेकर आए हैं और देखेंगे पिछले कुछ सालों से कंपनी या फिर बैंक का परफॉर्मेंस जो हमें देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो में नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले रिजल्ट को हम थोड़ा सा क्विक स्नैपशॉट के तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर टोटल इनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 14% की ग्रोथ साल दर साल देखने को मिली है। एडवांस यानी इनकी लोन बुक अगर आप देखेंगे तो साल दर साल 20% बढ़ी हुई और डिपॉजिट का नंबर अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी लगभग 19% की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट आपको डबल डिजिट में बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करते हैं तो एक साल पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। नेट एनपीए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हमें देखने को मिली है, क्योंकि नेट एनपीए एक साल पहले से आपको हल्का सा इंक्रीज में देखने को मिलेगा। बाकी कासा रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 23% के आसपास का कासा रेशियो देखने को मिला है, एक साल पहले से कम हुआ है। और लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक कासा रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पीसीआर यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो अगर आप देखेंगे तो लगभग 74% के आसपास इनका पीसीआर रेशियो हमें देखने को मिला है। तो अब रिजल्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम टोटल ब्रांच नेटवर्क की बात करें अगर, तो पिछली तिमाही में जब रिजल्ट आए थे तो डीसीबी बैंक के पास आप देखेंगे 465 टोटल ब्रांच हमें देखने को मिल रही थी और इस बार अगर आप देखेंगे तो 468 टोटल ब्रांच इनके हमें देखने को मिल रहे थे। अब ब्रांच जो एक्सपैंड करने की स्पीड है वो काफ़ी स्लो देखने को मिल रही थी, क्योंकि Q4 में अगर आप जाते हैं तो Q4 और Q1 के बीच में आप देखेंगे मात्र एक ब्रांच जो है वो कंपनी ने ऐड की थी और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बैंक ने Q1 और Q2 के बीच का जो टाइम रहा है यानी कि 3 महीने का जो समय रहा है उसमें मात्र 3 ब्रांच जो है वो बैंक जो है वो ऐड कर पाई है। और इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो अदर बैंक से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो भी आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। अब कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी हाई है और ब्रांच जो एक्सपैंड करने की स्पीड है वहाँ पर भी थोड़ा सा स्लो हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ब्रांच नेटवर्क तो बढ़ रहा है लेकिन जो स्पीड हमें देखने को मिल रही वो थोड़ा सा स्लो देखने को मिली है। ब्रांच नेटवर्क के बाद चलते हैं लोन बुक की तरफ। अगर हम लोन बुक की बात करते हैं तो लोन बुक में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3 महीने पहले की लोन बुक अगर आप देखेंगे तो लगभग 51,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी और इस बार की लोन बुक अगर आप देखेंगे तो लगभग 53,000 करोड़ के आसपास आपको इनकी लोन बुक देखने को मिल रही है। यानी कि लोन बुक आपको क्यू ऑन क्यू बेस पे बढ़ती हुई नजर आई है। अब एक साल पहले से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि एक साल पहले की जो लोन बुक इनकी थी वो मात्र 44,000 करोड़ के आसपास थी और इस बार अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे अच्छा खासा लगभग 8,000 करोड़ से ज़्यादा की लोन बुक यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये हो गई लोन बुक। लोन बुक के बाद डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिट का नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और डिपॉजिट जितना बैंक के पास बढ़ते चले जाएंगे बैंक को लोन देने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर टोटल डिपॉजिट का नंबर आप देखेंगे तो इनके पास 64,777 करोड़ जो है वो डिपॉजिट के तौर पे देखने को मिल रहा है, जो कि पिछली बार अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको 60,000 करोड़ के आसपास डिपॉजिट देखने को मिल रहा था, जिसमें से अगर आप देखेंगे कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट में इनका ज़्यादा डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 84% इनका जो अमाउंट है वो सेविंग अकाउंट में देखने को मिल जाता है। और टोटल अगर डिपॉजिट में से आप टर्म डिपॉजिट का नंबर देखेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ के आसपास इनका जो अमाउंट है वो टर्म डिपॉजिट देखने को मिल जाता है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट के तौर पे। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हो और पिछले कुछ सालों से अगर आप बैंक के नंबर देखेंगे, डिपॉजिट देखेंगे, लोन बुक देखेंगे तो लगातार आपको ग्रोथ की तरफ देखने को मिलेगी। कोई भी साल ऐसा या फिर कोई भी क्वार्टर ऐसा नहीं देखने को मिला है जहाँ पर निगेटिव रिजल्ट या फिर डिपॉजिट में हमें निगेटिव नंबर देखने को मिले। अब चलते हैं एसेट क्वालिटी। देखिए, बैंक लोन देती है और ज़रूरी नहीं होता है कि सारे बैंक जो भी बैंक ने लोन दिए हैं वो उनको रिकवरी के तौर पे सारा अमाउंट उनको मिल जाए। कुछ दिक्कतें भी आती हैं, कुछ लोग लोन लेते हैं, पेड कर पाते हैं लोन, और कुछ लोग लोन पेड नहीं कर पाते हैं। तो इसकी जानकारी हमें एसेट क्वालिटी के थ्रू पता चलती है। अगर टोटल इनका ग्रॉस एनपीए नंबर देखेंगे तो वो पिछली तिमाही से आपको थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 2.98% के आसपास इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो देखने को मिला था और इस बार अगर आप देखेंगे
तो लगभग 2.91% के आसपास इनका ग्रॉस एनपीए हमें देखने को मिला है। अब अगर हम नेट एनपीए की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला है, तो नंबर यहाँ पर नेट एनपीए का सेम ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रोविज़न कवरेज रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 74% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर अगर आप देखेंगे तो लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेगा और ठीक ठाक हेल्दी पीसीआर रेशियो यहाँ पर है, यहाँ कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। टोटल अमाउंट अगर ग्रॉस एनपीए के तौर पे आप देखेंगे तो लगभग 1568 करोड़ जो है वो इनका अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इनको रिकवरी करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं या फिर 90 दिन से ज़्यादा जो है वो डिले हो गया है, रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नंबर तो बड़ा है और साथ ही साथ प्रयास बैंक यही कर रही है कि आगे जो आने वाले क्वार्टर्स रहेंगे यानी Q3 हुआ, Q4 हुआ, उसके बाद के जो रिजल्ट रहेंगे तो रिकवरी थोड़ी सी की जा सके। तो ग्रॉस एनपीए की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की, जिसमें पीसीआर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, लगभग 74% इनका पीसीआर देखने को मिला है। और कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में अब हम बात करेंगे, क्योंकि बैंक की जो ब्रांच ऐड करने की स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो देखने को मिली है, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो रहा है वो लगभग 60% के आसपास देखने को मिला है। अगर लोएस्ट आप देखेंगे तो पिछले 5 क्वार्टर्स में, तो जो प्रीवियस क्वार्टर था वहाँ पे आप देखेंगे लगभग 59% के आसपास था, यानी 60% कह लीजिए, लेकिन उसके बाद से अगर आप नंबर देखेंगे तो ये 60% से भी बढ़ रहा है और एक साल पहले तो ये 64% के आसपास इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमें देखने को मिल रहा था। तो बैंक के खर्चे आप देखेंगे वो ज़्यादा हो रहे हैं और बैंक को कमाने, मतलब कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो को अगर हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि 100 रुपये अगर बैंक को कमाने हैं तो उसमें से 60 रुपये जो है वो बैंक को खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा दिक्कत रही है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछली तिमाही से बेहतर हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे रेट कट आता चला जा रहा है, अदर बैंकों के नंबर अगर आप देखेंगे तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो थोड़ा सा डिक्लाइन में देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड जो है वो आपको अपोजिट देखने को मिलेगा। जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है वो पिछली बार 3.2% के आसपास था और इस बार अगर आप देखेंगे 3.23% के आसपास हमें इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी ठीक ठाक है, कोई वैसी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली है। फिर चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट से पहले नेट इंटरेस्ट इनकम जान लेते हैं। देखिए, कोई भी बैंक होती है, बैंक लोन देती है, फिर उस लोन पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है और कुछ बैंक के पास डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट में फिर बैंक अपनी तरफ से इंटरेस्ट देती है। तो इन सभी प्रोसेस के बाद अगर आप देखेंगे बैंक के हाथ में आता है नेट इंटरेस्ट इनकम, और यही किसी भी बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, कोई भी फाइनेंस रिलेटेड जो कंपनी होती है, कोर अर्निंग नेट इंटरेस्ट इनकम ही होती है। अगर हम बात करते हैं डीसीबी बैंक के बारे में तो 596 करोड़ की इनकी जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है, जो कि एक साल पहले से 17% आप देखेंगे बढ़ती हुई नजर आई है। और पिछली तिमाही से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है वो 3% हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ग्रोथ हुई है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे थोड़ा सा स्लो ग्रोथ रही, ईयरली बेसिस पे ठीक देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 184 करोड़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि एक साल पहले आप देखेंगे 155 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछली तिमाही में अगर आप जाएंगे तो 157 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो क्यू ऑन क्यू बेस पे आप देखेंगे 17% यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। वहीं ईयरली बेसिस पे आप अगर नंबर देख रहे हैं तो 18% के आसपास इनका प्रॉफिट जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये हो गया प्रॉफिट के बारे में। अब पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए, बैंक के लिए कैसे रहे हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 23 और उसके बाद के जो फाइनेंशियल ईयर रहे हैं यानी कि 24 और 25, वहाँ से अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी देखेंगे तो हर साल इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। कोई भी ऐसा साल देखने को नहीं मिला है जहाँ पर निगेटिव नंबर देखने को मिले या फिर डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिले। तो हर साल जो है वो इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है वो इंक्रीज़ हुई। हालांकि ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि ग्रोथ स्लो देखने को मिली है या फिर ग्रोथ बहुत तेज़ी से देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 22 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रॉफिट का नंबर आपको कम होता हुआ नज़र आया था 21 की अपेक्षा। 21 में आप देखेंगे तो लगभग 336 करोड़ का प्रॉफिट था, 22 में आप जाएंगे तो प्रॉफिट गिरा था, लेकिन 22 के बाद से अगर आप देखेंगे 23 में लगभग 450 करोड़ से ऊपर, 24 में
550 करोड़ के आसपास, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 615 करोड़ का पूरे साल के दौरान FY25 में प्रॉफिट किया है। तो अगर हम इन 5 सालों में देख लेते हैं तो 22 को अगर हम छोड़ दें FY को, उसके बाद से हर साल बैंक का प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था DCB बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी मैं जरूर दे पाया हूँगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बताइए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।